नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर उपस्थित होते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात कर लेंगे कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, अभी कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या यह वही कांग्रेस है जिसने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, या आजादी के बाद जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, संप्रभु हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, तब उस कांग्रेस और इस कांग्रेस में कोई विभेद पाया जाता है। क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस क्या अब भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार खड़ी है? 2024 का लोकसभा चुनाव तिथियों की घोषणा हो गई है। मार्च के महीने में 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो आइए आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी तथा 2024 लोकसभा चुनाव, एनडीए वर्सेस इंडिया की भी इसमें बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में कांग्रेस का इतिहास बहुत ही पुराना है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ इसके कांग्रेस के इतिहास को भी हम जोड़कर देख सकते हैं। इसका गठन 1885 में हुआ था, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कांग्रेस पार्टी, जिसका श्रेय आजादी की लड़ाई के लिए जाता है और भारत को आजाद करवाने में इस कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान माना जाता है। 1885 में इस पार्टी की स्थापना होती है। बॉम्बे में इसका प्रथम सम्मेलन होता है एवं ह्यूम के द्वारा इसको बनाने का, स्थापित करने का श्रेय जाता है। आज की जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, जनसंघ का नाम ही 1980 में चेंज होकर भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो उसका भी पहला जो सम्मेलन हुआ था वो भी बॉम्बे में ही हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये भी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका भी प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में ही हुआ था। हालांकि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायकों में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर चाहती थी कि भारत को सुधारा जाए, भारत में जो कानून की व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, शैक्षिक स्थिति हो, मिलकर जुलकर काम किया जाए। लेकिन आगे आने वाले समय में परिस्थितियां बदलती है और वही कांग्रेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, वही कांग्रेस आगे चलकर विद्रोह करती है और वह प्रथम पार्टी बन जाती है जो राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह करके ब्रिटिश हुकूमत के जड़ को उखाड़ने का काम करती है। 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। कहानी वर्ष 1905 की है, मतलब गठन के लगभग 20 वर्ष बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात होती है तो कांग्रेस अपना कड़ा रुख अख्तियार करती है और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देती है। इसी बीच महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और उन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। इसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद गहराने लगते हैं। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। इसको लेकर जब महात्मा गांधी आते हैं और खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन चलाते हैं, तो उस समय के जो बड़े नेता थे वो अलग निकलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। बात आती है वर्ष 1929 की। वर्ष 1929 में ऐतिहासिक लाहौर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा देते हैं कि हम पूर्ण रूप से हमारा स्वराज हो। पूर्ण स्वराज का नारा देते हैं मोतीलाल नेहरू, क्षमा चाहेंगे, पूर्ण स्वराज का नारा मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू देते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी में महात्मा गांधी की भूमिका बढ़ जाती है। हालांकि पहला विश्व युद्ध मतलब 1913 से 15, हालांकि अधिकारी तौर पर इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही है। तभी तो कारण है कि सुभाष चंद्र बोस एक बार महात्मा गांधी ने जिनको अध्यक्ष बनाना चाहा कांग्रेस पार्टी का, उनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस और विजयी होते हैं। हालांकि बाद में जाकर उन्होंने अध्यक्ष पद को त्याग दिया होता है। तो यही कहीं ना कहीं से यह कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से महात्मा गांधी ने ही अलग किया, इसमें उनकी मुख्य भूमिका रही। आजादी के बाद भारत की बात होती है, 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करते हैं। उस समय कांग्रेस का क्या रुख था, कांग्रेस पार्टी कैसी थी? तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरती है। शुरू में
बापू मतलब महात्मा गांधी ही कांग्रेस के मुख्य विचारक रहते हैं, लेकिन आजादी के बाद नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व है, उनकी छवि है, वह पूरे विश्व में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आती है। महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनाव में शानदार सफलता पाती है, जो सिलसिला 1967 तक चलता रहता है। 1951 के आम चुनाव से लेकर 1967 तक जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व काम आता है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है। दोनों के नेतृत्व में बहुत अंतर है। उस समय जो भारत था वह नवजात भारत था। भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी, कठिनाइयां थी। जमींदारी प्रथा को भी हटाना था, सती प्रथा जैसे तमाम कुरीतियां थी, रियासतें थी, उनको एक करना था। लेकिन आज समस्या कुछ नहीं है, आज समस्या बनाई जा रही है। उस समय असली में समस्याएं थी, समस्याओं का रूप अलग था। उस समय प्रधानमंत्री का जो ताज था वो कांटों भरा ताज था, सरकार चलाने का जो ताज था वो कांटों भरा ताज था। आज तो सिंहासन वाला ताज है। तभी उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके पास पहनने के लिए बहुत ही कम कपड़े होते थे। आप तो लाल बहादुर शास्त्री को जानते ही होंगे, जिनको ताशकंद समझौते में जाना था तो उनके पास 2 ही कोट थे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप एक और कोट क्यों नहीं सिलवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या ये है, यही इसी से काम चल जाएगा। लेकिन आजकल के नेताओं को तो आप देखते ही हैं, छोटे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के नेता हर मीटिंग में, एक दिन में 10 मीटिंग रहती है तो वो चाहते हैं कि अलग अलग परिधान में हमारी अच्छी फोटो आए, जो व्यक्तित्व से भी अच्छी लगे। तो बहरहाल वो बात अलग है। वही बात कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनाव में शानदार सफलता पाई और यह सिलसिला 1967 तक चलता रहा। कांग्रेस पार्टी में नेहरू मतलब जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को सरकार का प्रमुख आधार बनाया, जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी। उस समय भारत अलग राष्ट्र हुआ था, एक संप्रभु राष्ट्र हुआ था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर थी, स्थितियां अच्छी नहीं थी, कांटों भरा ताज था। जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2-3 नेताओं के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष की नीति बनाई, जो उनकी वैदेशिक गुट निरपेक्ष नैम, जिसको हम लोग जानते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसका नाम दिया गया, नैम की स्थापना करते हैं। नैम का यह कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारा देश न किसी देश का साथ देगा, न किसी देश का विरोध करेगा, हम तटस्थ रहकर काम करेंगे। नेहरू की अगुवाई में 1952 में, 57 में, 62 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में सफलता पाई। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है। निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कमान सौंपी जाती है। हालांकि 1966 में ताशकंद में संदेहास्पद स्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो जाती है। स्थितियां रुख बदलती हुई नजर आती है। करिश्माई नेतृत्व के नेता जवाहरलाल नेहरू का निधन, उसके बाद अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो क्रांति आई थी, हरित क्रांति, उसके जनक इनको माना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को माना जाता है। उनका निधन होता है ताशकंद में, अभी भी संदेहास्पद है। इसके बाद पार्टी की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई कि आगे अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाएगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार कर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बन जाती है। यही मोरारजी देसाई जो आगे चलकर 1967 में जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इंदिरा गांधी बनती है, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी होती है। गूंगी गुड़िया के नाम से इनका संबोधन होता था। यह कुछ बोलती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब इनके हाथ में नेतृत्व आता है तो बताती है कि यह गूंगी जो गुड़िया के नाम से प्रचलित इंदिरा गांधी थी, वह कैसे आज तक के सबसे बेहतरीन नेताओं में जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम शुमार है। लव आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता है। भारत की अस्मिता के लिए उन्होंने कोई भी अपना सिर, अपना मस्तक कभी भी किसी भी संगठन के सामने नहीं झुकने दिया। यह थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनती है, इसके पास क्या आती है? आजाद भारत में कांग्रेस के वर्चस्व को पहली चुनौती 1967 में मिलती है, जब संयुक्त विधायक दल के बैनर तले एकजुट हो गया और कई हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है।
तब पार्टी के भीतर इंदिरा गांधी की क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर मोरारजी देसाई को बनाया होता तो कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती। मोरारजी देसाई जो अग्रणी पंक्ति के नेता थे कांग्रेस के, उनको हटाकर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को कमान सौंपी जाती है, लेकिन वह चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है और कई भारत के हिंदी राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है। पार्टी में विभाजन हो गया और के कामराज आते हैं, जो ये अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। इनकी अगुवाई में कांग्रेस का एक अलग धड़ा हो जाता है, कांग्रेस ओ के रूप में संगठित होता है। बाद में कांग्रेस ओ का जनता पार्टी में विलय हो जाता है। चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले धड़े को ही कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देती है। जब चुनाव होता है तो कामराज जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे वो अलग हो जाते हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी का नाम देते हैं कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ आगे चलकर जनता पार्टी में अपने आप को विलयित कर लेता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस को ही मान्यता देती है और कहती है कि यही असली कांग्रेस है। इसी समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 71 के चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन उनकी सरकार के काम करने के तरीकों और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता रहा। इंदिरा गांधी के जो काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। सरकार ने कहा कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके काम करने का तरीका अलग है, इसलिए विपक्ष एकजुट होता रहता है। आगे कहानी को और देखते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को अदालत ने अवैध ठहरा दिया। इंदिरा गांधी की जो जीत होती है उसको अदालत ने अवैध ठहरा दिया। देश भर में आंदोलन शुरू हुए और इंदिरा ने 1975 में आपातकाल लगा दिया। यहीं से कांग्रेस पार्टी के असली कमजोर होने की कहानी शुरू हो जाती है। अदालत ने 1971 में जो चुनाव हुए थे उसको कुछ दिनों बाद चलकर 3 साल बाद चलकर कहा कि यह जो चुनाव हुआ था वह सही तरीके से नहीं हुआ था और इसको अवैध ठहरा दिया और इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी के आंदोलन ने इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया। 1977 में जब आम चुनाव हुए तो जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस की बुरी हार हुई और 2 वर्षों में ही ये सरकार गिर गई और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में वापसी करती है। 2 साल ही कितना भी एकजुट हुए, 2 साल में ही जो विरोधी खेमे की सरकार थी वो गिर जाती है। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर उभरती है और कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी को कमान मिलती है। उनकी हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और 84 के चुनाव में पार्टी को बहुत भारी सफलता मिलती है। 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का चलता है। लेकिन उसके बाद 1989 में जब चुनाव आता है तो उनका जनाधार खिसकता हुआ नजर आता है। 1989 में जब चुनाव हुए तो जनता दल और भाजपा के गठजोड़ ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। हालांकि ये भी सरकार 2 ही साल चल पाई, सरकारें चल नहीं पाई। उस समय सरकार क्यों नहीं चली? 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। आगे देखते हैं। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी का भी बम विस्फोट में मौत हो जाती है और पार्टी की कमान पीवी नरसिम्हा राव को मिलती है। 1991 का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, क्योंकि 1989 में चुनाव हुए, उसके बाद सरकार 2 ही सालों तक चल गई। 89, 90, 91 में आम चुनाव होता है। राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। कमान अब कांग्रेस की के हाथों में आती है। में भी कांग्रेस को 232 सीटें मिली है। इसके बाद कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता नजर आता है। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी। 543 सीटों में 404 सीट हासिल करने वाली यह कांग्रेस, देखिए इसका जनाधार कैसे गिरता चला जाता है, जो 1999 में मात्र 114 सीटें पा पाती है कांग्रेस। हालांकि 2004 के चुनाव में उसे 145 सीटें मिली, पर उसका देशव्यापी असर जाता है। पार्टी ने सहयोगी दलों के सहारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का गठन किया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 में कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन सोनिया गांधी जैसी त्यागी महिला आज भारतीय राजनीति में देखने को आपको नहीं मिलेगी। कारण जो भी रहा हो, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। अगर वो चाहते, आज का सीन आप देख रहे हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए लोग
अपने लोगों की हत्याएं करवा देते हैं और क्या क्या करवा देते थे। उस समय यह कांग्रेस का त्याग ही कहा जाएगा कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती सहमति बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और 2004 में कांग्रेस के बहुत ही समझदार आर्थिक मामलों के जानकार आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता संभालते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 2004 से 2009 तक उनका कार्यकाल चलता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस को उसका समर्थन प्राप्त होता है। उसके बाद 2009 के आम चुनाव में भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती है, फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है। 2014 तक सरकार चलती है और पुनः दोबारा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बनते हैं। परिस्थितियां बदलती चली जाती है 2004 से 2014 तक दो कार्यकाल, जो लोकसभा का दो कार्यकाल है, उसके लिए यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है। कांग्रेस की समर्थित पार्टी, जो कांग्रेस समर्थित पार्टी है, उसकी सरकार बनती है। 2014 में एनडीए गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनकी सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी के रूप में एक भारत का नया नेतृत्व सामने उभर कर आता है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2019 का भी लोकसभा का चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। 2024 के आम चुनाव की घोषणा हो गई है। 2019 के मतलब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। उसके पहले संसदीय प्रणाली में हम लोग अपनी नई सरकार चुन लेंगे। आज की स्थिति यह है कि जो यूपीए थी उसका गठबंधन और घटकों के साथ बढ़ाकर इंडिया गठबंधन नाम दे दिया गया है। इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है और एनडीए वही पुराना गठबंधन जो 1998-99 में बना था, आज भी वही है। दलों की संख्या इधर उधर होती चली जाती है। देखना यह है, इंडिया गठबंधन अपने प्रत्येक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है। एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहा है। परिस्थितियां क्या होगी, यह 18वीं लोकसभा का जब मतदान का जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा 4 जून को, तभी स्पष्ट हो पाएगा। आगे की राह क्या होगी, इसके बारे में हम फिर बातें करेंगे। अगली ऐसी ही रोचक जानकारी और कक्षाओं के साथ आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।